नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जेन प्लस पर। अब तैयारी नेक्स्ट लेवल। साथियों, जैसा कि हमने अपने इंटर वीडियो में कहा था कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट सीरीज। तो यहां पर हम देखेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट आज आपके लिए, और कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। और ये प्रश्न आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है, और इससे संबंधित और भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट का होगा, द स्कारलेट लेटर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। मार्क ट्वेन, हरमन मेलविल, वॉशिंगटन इरविंग, नाथानियल हॉथॉर्न। तो पहले तो हम आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पहले हम आंसर इसका देखते हैं। तो इसका आंसर होगा नाथानियल हॉथॉर्न। नाथानियल हॉथॉर्न ने ये जो पुस्तक लिखी है स्कारलेट लेटर, इसमें क्या लिखा? इन्होंने एक ऐसी लड़की के बारे में लिखा है जिसने बिना शादी के बच्चा पैदा कर लिया, और वह उस पश्चाताप में अपना जीवन जी रही है, और साथ ही वह अपनी वैल्यू को वापस पाना चाहती है। इसके पूरी कहानी इस पुस्तक में लिखी हुई है। नेथेलियन हार्थोन की अगर हम बात करें, इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है। नेथेलियन हार्थोन ने 1860 में एक पुस्तक और लिखी जिसका नाम है द मार्बल फोन। द मार्बल फोन। नेथेनियल हार्थोन द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई। एक तो आपके प्रश्न में है द स्कारलेट लेटर, और दूसरी पुस्तक है द मार्बल फोन, 1860 में लिखी गई। बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, इन्हें भी एक बार देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में स्कारलेट लेटर ही पूछा जाए, और भी पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यदि आप पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम जल्द ही मैराथन क्लास या फिर आने वाले समय में फाउंडेशन बैच ला रहे हैं, उसको आप जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और भी बच्चों की मदद हो पाए। तो चलिए और ऑप्शन की तरफ चलकर देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन की अगर हम बात करते हैं, ये फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर हैं, अमेरिकी साहित्य के जनक। अमेरिकी साहित्य के जनक। अमेरिकी साहित्य के जनक। अमेरिकी साहित्य के जनक, फादर ऑफ लिटरेचर किन्हें कहा जाता है? मार्क ट्वेन को। इन्होंने दो पुस्तकें और लिखी हैं। मार्क ट्वेन की दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है द एडवेंचर द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेरो। द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेर। द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेर इन्होंने कब लिखी? 1876 में। द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेर इन्होंने 1876 में लिखी। इसके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, द एडवेंचर ऑफ हक्कलबेरी फिन। हक्कलबेरी फिन। यह पुस्तक जो लिखी गई है 1884 में लिखी गई। मार्क ट्वेन अमेरिकी साहित्य के जनक हैं। इन्होंने दो पुस्तक लिखी, द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेर, और एक पुस्तक लिखी द एडवेंचर ऑफ हक्कलबेरी फिन। टॉम स्वेर इन्होंने लिखी 1876 में, हक्कलबेरी फिन इन्होंने लिखी 1884 में। अगले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा बी ऑप्शन है वो है हरमन मेलविल। हरमन मेलविल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हरमन मेलविल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मोबी डिक। मोबी डिक। और मोबी डिक पुस्तक इन्होंने कब लिखी? 1851 में। मोबी डिक पुस्तक कब लिखी गई है? 1851 में। अगला ऑप्शन हमारे सामने है वॉशिंगटन इरविंग। वॉशिंगटन इरविंग द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो कि बहुत ही फेमस है, अ हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क। अ हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क। यह पुस्तक इन्होंने कब लिखी? 1809 में। 1809 में। चारों ऑप्शन इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्स नामक फीचर प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं के बीच बार बार संचार को प्रोत्साहित करता है? ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको बताना है जो कि स्ट्रिक्स नामक प्रयोग करता है, एक ऐसा फीचर है उसके पास, तो वो होगा कौन सा? स्नैपचैट। स्नैपचैट स्ट्रिक्स नामक फीचर का प्रयोग करता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। जो स्नैपचैट है ये कब लॉन्च हुआ? स्नैपचैट 2011 में लॉन्च हुआ। अगर हमसे बात करता है इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ? 2010 में। इंस्टाग्राम 2010 में लॉन्च हुआ। फिर बात करता है ट्विटर की, ट्विटर 2003 में लॉन्च हुआ। ट्विटर 2006 में लॉन्च हुआ, सॉरी, ट्विटर 2006 में लॉन्च हुआ और 2023 में इसका नाम बदलकर 2023 में इसका नाम बदल गया और अब इसका नाम है एक्स। इसका नाम क्या है? एक्स। ट्विटर का अब नाम हो गया एक्स, जो कि 2023 में बदला, 2006 में लॉन्च हुआ था। फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ। फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ। मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता सकता हूं, दो की। स्नैपचैट आप याद रखेंगे 2011 में। इंस्टाग्राम का जो आई है उसको आप 1 की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 2010। ये नोमेनिक ट्रिक्स होती हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर कुछ याद करना, इसे नोमेनिक पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम आई से शुरू होता है, तो आई जैसा यहां पर 101 दिखाई दे रहा है, 2010। फेसबुक का मतलब होता है एफ मतलब 4, तो 2004। इस तरीके से आप एक दूसरे की चीज का सहारा लेकर आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पल्लव वंश की राजधानी कहां स्थित थी, या पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? यहां पे पल्लव डायनेस्टी की बात कर रहा है कि पल्लव डायनेस्टी की राजधानी क्या थी। तो यहां पे पहले हम आंसर की बात करेंगे कि आंसर क्या होगा। तो पल्लव डायनेस्टी की जो राजधानी होगी वो होगी कांचीपुरम। पल्लव डायनेस्टी की राजधानी क्या होगी बेटा? कांचीपुरम। अब हम बात करते हैं और ऑप्शन की। जैसे पहला ऑप्शन आपको जो देखने को मिल रहा है तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहते हैं, तंजावुर या तंजौर, तंजावुर या तंजौर। तो तंजावुर तंजौर किसकी राजधानी थी? ये चोल साम्राज्य की राजधानी है। चोल वंश, चोल वंश की राजधानी, चोल डायनेस्टी की राजधानी कौन सी होगी? तंजावुर या तंजौर। अब हमसे बात करता है मैसूर की। तो मैसूर किसकी राजधानी थी? मैसूर वाडियार वंश की राजधानी थी। मैसूर वाडियार वंश की राजधानी। वाडियार वंश की राजधानी की अगर बात करता है तो मैसूर होगा। वाडियार वंश, मैसूर। कोच्चीपुरम या कांचीपुरम आपको पता है पल्लव डायनेस्टी, अभी बताया मैंने। मदुरै की बात करता है तो मदुरै पांड्य वंश की राजधानी होगा। पांड्य राजवंश की राजधानी, पांड्य वंश की राजधानी। देखिए, हमसे प्रश्न जरूरी नहीं है कि इस सेट में पल्लव डायनेस्टी की राजधानी पूछा है, कैपिटल पूछा है, तो अगली बार भी पल्लव ही पूछेगा। इससे आपको समझना है कि इस बार पल्लव पूछा है तो इसका मतलब यह इसके समकालीन या इससे संबंधित एशियंट हिस्ट्री में जितनी भी डायनेस्टी या वंश होंगे उनकी भी कैपिटल राजधानी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से तंजावुर चोल साम्राज्य की राजधानी, मैसूर वाडियार राजवंश की राजधानी, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी, मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी हो जाएगा। अब साथ में ही आपसे और भी पूछ सकता है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यदि किसी बच्चे को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और किसी को क्लास के बीच में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और ये जितने भी नोट्स हैं आपको, ये सेट पेपर या जो मैराथन क्लासेस होंगी, या जितने भी आपको इस प्रकार के जो भी नोट्स आपको चाहिए होंगे, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि हमने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वीडियो सही चल रहा है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं चोल वंश, वाडियार वंश। तो चोल वंश के जो संस्थापक होंगे वो होंगे विजयालय, फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी, विजयालय।
चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? विजयालय। फिर आपसे पूछेगा वाडियार वंश के संस्थापक कौन है? वाडियार वंश के संस्थापक यदुराया वाडियार, यदुराया वाडियार। फिर आपसे पूछेगा पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश के संस्थापक जिसकी राजधानी कांचीपुरम है, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। फिर आपसे पूछेगा पांड्य वंश की राजधानी मदुरै, पांड्य वंश के संस्थापक कौन होंगे? कंडोगान। संस्थापक, अंतिम शासक, कैपिटल या सिक्कों से संबंधित प्रश्न ये कई बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एफएसबी क्या करता है? तो देखिए एक प्रश्न तो आप यहीं पे याद रखिए कि एफएसबी का फुल फॉर्म क्या है। एफएसबी का फुल फॉर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। पूर्ण रूप या संक्षिप्त रूप या फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार आते हैं। ये करता क्या है इसे समझते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिंदी में बोलेंगे वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड। अब इसके नाम में ही आ रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता। तो ये किसको नियंत्रित करेगा? वित्तीय स्थिरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नियंत्रित करेगा। तो यहां पर ऑप्शन हमारे सामने है, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, नहीं। दूसरा ऑप्शन है सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करेगा, नहीं। यह विश्व भर के केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, नहीं। डी ऑप्शन होगा, यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ही सुनिश्चित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। बाकी एफएसबी की अगर हम बात करते हैं, एफएसबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ये कब शुरू हुआ था? अप्रैल 2009 को, 2009 में ये शुरू हुआ। अप्रैल 2009 में स्थापना होती है। इसके मुख्यालय की अगर बात करता है, आपसे पूछेगा कि एफएसबी का मुख्यालय कहां है, तो एफएसबी के हेडक्वार्टर, एफएसबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर होगा? बेसिल में। बेसिल, बेसिल कहां पर है बेटा? स्विट्जरलैंड। बेसिल कहां पर होगा? स्विट्जरलैंड। बेसिल स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जहां पर हेडक्वार्टर है एफएसबी का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का। जितने भी बच्चे बैंक की प्रिपरेशन करते होंगे उनको बेसिल नम्स के बारे में पता होगा। बेसिल 1, बेसिल 2, बेसिल 3। तो जो इंडिया में बेसिल यूज होता है वो बेसिल 3 यूज होता है। ठीक है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हेडक्वार्टर पूछ सकता है, एसएससी में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछता है और यूपी कांस्टेबल में भी पूछता है। यूपी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आ चुका है। 23/8/2023 के सेट पेपर का ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था? यानी कि जीएसटी जब शुरू हुई तो उस समय जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो यहां पर हमारे जो प्रश्न है इसके अनुसार जो कुछ ऑप्शन दिया मैं, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? पहला ऑप्शन दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? अमिताभ बच्चन। जीएसटी आप सभी को पता होगा जीएसटी कितना मूल्यवान है भारत के लिए। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछेगा। जब मैं यूपी जीके पढ़ाऊंगा या स्टैटिक पढ़ाऊंगा उसमें जीएसटी को मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। पर लेकिन अभी एग्जाम ओरिएंटेड जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल इसका आंसर बता रहा हूं। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर थे जो कि 1 जुलाई 2017 को बनाए गए। जीएसटी कब लॉन्च हुआ था, कब आया? जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को।
और उसी समय अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और कब तक रहेंगे ये? 2026 तक। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है जीएसटी के? अभी भी अमिताभ बच्चन ही हैं। क्लियर? आगे हम देखते हैं 1 जुलाई 2017 को हुआ। अब बात आती है कि जो जीएसटी कौन से संविधान संशोधन द्वारा, भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जीएसटी को भारत में लाया गया, कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसे ऐड किया गया है? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा इसे जोड़ा गया है। एक प्रश्न और जीएसटी से आपसे पूछ सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो जीएसटी से संबंधित है, या जीएसटी वहां पर सबसे पहले लागू हुई? तो वो राज्य कौन सा था बेटा? असम। वो राज्य कौन सा था बेटा? असम। तो सबसे पहले जीएसटी से जो संबंधित राज्य है भारत का, वो कौन सा होगा? असम होगा। बाकी जीएसटी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच सीमा बनाती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है, यानी कि ऐसी रेखा जो फ्रांस जर्मनी को जोड़ती है या पृथक करती है, अलग करती है। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा सिगफ्रिड, सिगफ्रिड रेखा। अब देखिए, फ्रांस जर्मनी को जो जोड़ने वाली या पृथक करने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? सिगफ्रिड। कभी कभी एग्जाम में सेम यही प्रश्न होता है, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में एक बार प्रश्न सेम यही प्रश्न और ऑप्शन अलग अलग। वहां पे सिगफ्रिड ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था मेजीनाट। ऑप्शन में क्या था बेटा? मेजीनाट, मेजीनाट। तो सिगफ्रिड और मेजीनाट दोनों ही किसकी हैं? फ्रांस और जर्मनी को पृथक करने वाली या अलग करने वाली रेखाएं हैं। सिगफ्रिड भी यही काम करती है, मेजीनाट भी यही काम करती है। अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जैसे डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा किसकी है? ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान की। पहले ये भारत अफगानिस्तान की रेखा हुआ करती थी डूरंड रेखा, इस समय पर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की रेखा है। हिडनबर्ग की बेटा बात करते हैं। हिडनबर्ग जर्मन एंड पोलैंड की है, जर्मन और पोलैंड, जर्मन और पोलैंड की सीमा रेखा है हिडनबर्ग। मैकमोहन रेखा आप सभी जानते होंगे, सर मैकमोहन के नाम पर इसका नाम पड़ा। यह चीन भारत की रेखा है, चीन और भारत, चीन और भारत की सीमा रेखा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा कि बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है। मैं एक बार रिपीट करता हूं दोबारा से इस प्रश्न को, बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तो जवाब दूंगा ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विदेश व्यापार महानिर्देशालय, विदेश व्यापार महानिर्देशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए डीजीएफटी ये वाणिज्य और उद्योग यानी कॉमर्स और इंडस्ट्रियल क्राइटेरिया को सॉल्व करता है। क्या करता है? कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। तो यहां पर हमें 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं विदेश व्यापार मंत्रालय के। मिनिस्ट्री, यहां पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम। तो यहां पर बात हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो ईंधन चाहिए होता है
वो सबसे बेस्ट जो माना गया है वो माना जाता है यूरेनियम, वो माना जाता है यूरेनियम। पर लेकिन अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट में डालते हैं। अगर सोचो ये ऑप्शन इस प्रकार से आते, क्योंकि होमगार्ड के पेपर को देखते हुए हमें थोड़ा डेप्थ में चलना चाहिए। अगर मान लिया जाए ऑप्शन ए यूरेनियम होता, अगर ऑप्शन ए यूरेनियम होता और ऑप्शन बी यूरेनियम 235 होता, ऑप्शन सी यूरेनियम 144 होता और ऑप्शन डी यूरेनियम 274 होता। अगर मान लिया जाए ये इस प्रकार के ऑप्शन होते तो तब आप आंसर लगाते यूरेनियम 235। उच्च श्रेणी का यूरेनियम 235 नाभिकीय ऊर्जा के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा ईंधन का कार्य करता है। तो इसका आंसर यूरेनियम हो जाएगा। पर लेकिन यूरेनियम में भी कैटेगरी वाइज अगर ऑप्शन आ जाए तो आप आंसर लगाएंगे यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन है बदायूं, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। नोएडा जो है वो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड, तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस बेटा कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। तो विश्व की अगर बात करता है विश्व डाक दिवस, तो विश्व डाक दिवस जो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस बेटा कब मनाया जा रहा है? 9 अक्टूबर को। पर लेकिन भारतीय डाक दिवस यानी राष्ट्रीय डाक दिवस की बात करता है, नेशनल, यहां पे बात हो रही है वर्ल्ड इंटरनेशनल पोस्ट डे की बात हो रही है। मैं इन नेशनल की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस। तो बेटा राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें एग्जाम में गलत करा था, वो 10 अक्टूबर लगाया है। ये भारत का है बेटा, ठीक है, 9 अक्टूबर वर्ल्ड का है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जून 2024 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? ये उस समय की करंट अफेयर के हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो अमित शाह। 2024, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2024 अमित शाह। अगले प्रश्न पर आएंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात हो रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885, ठीक है। किसने करी? यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 1885 में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। कब की गई? 1885 में। इसके साथ ही एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि आईएनसी के फर्स्ट प्रमुख कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ये प्रथम अध्यक्ष हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट हेड। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनकी लिस्ट हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, जब मैराथन क्लास होगी उसमें मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां स्थित था? भारत का पहला हवाई अड्डा कहां स्थित था? अब देखिए इस प्रश्न के दो आंसर आते हैं और यहां पर दोनों ही आंसर ऑप्शन में। यह बड़ा विवाद में रहा उस समय प्रश्न और काफी रेट इस पर डली और बच्चों ने काफी अपनी मंशा जताई।
ठीक, तो यहां पर पहले तो ऑप्शन देखते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता। अब इसका आंसर क्या हो गया? कोलकाता। अब सब बच्चों ने आंसर लगाया मुंबई, बॉम्बे। सब बच्चों ने क्या आंसर लगाया? मुंबई, बॉम्बे आंसर लगाया। तो देखिए, बात हो रही है 1928 में दमदम हवाई अड्डा बना बॉम्बे में। 1928 दमदम एयरपोर्ट। अगर आप गूगल करके देखेंगे, अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो आपको दिखाई देगा 1928 का दमदम, जो कि बॉम्बे में है, मुंबई में है। फिर कोलकाता आंसर क्यों दिया? कोलकाता आंसर इसलिए दिया 1924 में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा बन चुका था। इसकी एक पट्टी बनी थी, पूरा एयरपोर्ट नहीं बना था, केवल एक पट्टी बनी थी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 1924 वाला कोलकाता सही होगा। क्लियर हो जाएगी बात? अगर ऑप्शन में कोलकाता नहीं है तब आप आंसर लगाएंगे बॉम्बे। अगर बॉम्बे ऑप्शन में है और डी नंबर का ऑप्शन नन ऑफ दिस है, तो आप सोचेंगे कि डी नंबर पर नन ऑफ दिस है तो कोलकाता के चांसेस हैं, पर लेकिन तब भी आप बॉम्बे ही लगाएंगे। ठीक है, सेंसर बोर्ड इस प्रकार से आंसर देता है, तो आपको सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना होगा, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो इतनी आसान नहीं रह गई। आप जरा ध्यान दीजिए, वैकेंसी कितनी कम होती हैं और फॉर्म कितने ज्यादा भरे जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम आए हैं। आपकी नेक्स्ट जेन की टीम और टीमों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बिल्कुल डेप्थ तक लेके जाएंगे, चीजों को अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि कंटेंट जब बिल्कुल क्लियर होगा तो डाउट उतना ही कम होगा और सिलेक्शन उतना पक्का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और बलबन। तो यहां पर हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए, जजिया कर सबसे पहले जो लगाया था वह लगाया था मीर कासिम ने। भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो मीर कासिम द्वारा हुआ। अगर हम इस कहानी को थोड़ा सा समझें, भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आए वो 712 में बैटल ऑफ राबर में आए। राबर का युद्ध, राबर का युद्ध किनके मध्य हुआ? मीर कासिम और सिंध देवल के राजा दाहिर के बीच। इन दो के मध्य ये युद्ध हुआ। और फिर बीच में क्या हुआ, जब मीर कासिम जीत गया तो इसने भारत पर, सिंध पर जजिया कर लगाया। और जब इन्होंने जजिया कर लगाया तो इन्होंने गैर मुस्लिमों पर लगाया था। जजिया कर जो लगाया गया था मिमशों पर लगाया गया था, यानी कि जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उन्हें कहते थे मिमश। जजिया कर उन पर लगाया जाता था। तो जो जजिया कर है वो औरत, बूढ़ा, बच्चा और ब्राह्मण, इन पर नहीं लगाया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि ब्राह्मण जो है वो भीख मांगते हैं, हम भिखारियों से कर नहीं ले सकते। पर लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? शरिया एक पद्धति होती है, शरिया के आधार पर, कुरान के शरिया के आधार पर कर को वसूलना शुरू कर दिया। तो इन्होंने ब्राह्मण, बच्चों और बूढ़ों पर भी कर लगा दिया। अगर आपसे पूछता है कि किसने स्थायी रूप से, मीर कासिम ने शुरू में लगाया, सबसे पहले जजिया कर ने लगाया मीर कासिम ने। स्थायी रूप से किसने करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ब्राह्मणों, बच्चों और औरतों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात आती है कि खत्म किसने करा? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब ने पुनः शुरू कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू कर दिया, दोबारा से शुरू कर दिया। इसके बाद मोहम्मद रंगीला बादशाह 1720 में, 1720, मोहम्मद शाह रंगीला,
मोहम्मद शाह रंगीला, इसने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, पूर्ण रूप से खत्म किया। तो जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म किसने करा? मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में। उससे पहले किसने खत्म करा था? अकबर ने। औरंगजेब ने दोबारा शुरू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों पर, बूढ़ों पर, ब्राह्मणों पर लगाया। मीर कासिम ने सबसे पहले लगाया था। देवल के राजा दाहिर को जीता। सहसवान सिस्तान, सिंध में एक गांव था, उस पर लगाया था सबसे पहले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर दिया हुआ है, किसमें हानिकारक फाइलों वाली छवियों का उपयोग होता है जिसका उद्देश्य हैकर आपकी जानकारी को चुराने या कंप्यूटर को संक्रमित करने में प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो हैकर ऐसी कौन सी चीज का प्रयोग करते हैं जिससे आपकी जानकारी वो चुरा सकते हैं और कंप्यूटर को संक्रमित कर सकते हैं? ऑप्शन है इमेज फिशिंग, कैट फिशिंग, वीपीएन, स्मिशिंग। तो यहां पर बात, इसका जो आंसर होगा वो होगा इमेज फिशिंग। इमेज फिशिंग द्वारा आपकी जानकारी चुराई भी जा सकती है और कंप्यूटर को संक्रमित भी किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की जो राजधानी है वो है जाग्रेब। जाग्रेब, क्रोएशिया की राजधानी बेटा क्या होगी? जाग्रेब। अगर हमसे बात करता है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। मैक्सिको सिटी बेटा कहां की राजधानी है? मैक्सिको की राजधानी है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ड्रुबोवनिक। अब ड्रुबोवनिक पहली बात तो किसी की राजधानी नहीं है। ड्रुबोवनिक एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है। ड्रुबोवनिक क्या है? एक बंदरगाह। कहां पर है ये? ड्रुबोवनिक एक बंदरगाह है जो कि स्थित है क्रोएशिया के निकट। क्रोएशिया के निकट एक बंदरगाह है ड्रुबोवनिक। इसके बाद हम बात करते हैं जोग्रेब। जाग्रेब मैंने बताया कि आपको क्रोएशिया की कैपिटल है। अगर बात करता है एम्स्टर्डम की, ये नीदरलैंड की राजधानी है बेटा। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी बेटा? नीदरलैंड की राजधानी है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। ड्रुबोवनिक कोई कैपिटल नहीं है, ये एक बंदरगाह है जो कि क्रोएशिया के पास है। क्रोएशिया की राजधानी बेटा कौन सी बताई मैंने? जाग्रेब। इसके बाद हमसे पूछता है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम किसकी है? नीदरलैंड की। आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन एग्जाम में देता हूं, कमेंट में सेक्शन करके बताइएगा। ब्रुनेई और ओमान, ब्रुनेई और ओमान। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है और ओमान की कैपिटल क्या है, यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है? आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है? मान लीजिए आपको किसी आतंकवादी की एक्टिविटी पर शक है, आपको शक है कि कोई व्यक्ति आतंकवादी है और आप किसी को सूचना देना चाहते हैं, तो ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो देखिए अधिकारियों के लिए बड़ा उचित हो जाएगा ये। तो पहला प्रश्न जो ऑप्शन है, आतंकवादी संगठनों को हमलों को बेहतर समन्वय करने में मदद करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक तरीके से आप आतंकवादी की मदद कर रहे हो। इसके बाद हम अगला जो देखते हैं, अन्य देशों के साथ संबंध सुधरता है। भाई अगर कोई आतंकवादी है आपके पड़ोस में रहता है, आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो पुलिस को, तो उससे दूसरे देशों से संबंध कैसे सुधर जाएंगे? ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करता है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को शीघ्र पहचान करने में मदद करता है। यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए अगर मुझे कोई जानकारी है किसी आतंकवादी के बारे में या शक है, मैं किसी अधिकारी को बताता हूं, डीएम को, एसएचओ को या किसी को भी मैं बताता हूं, तो वो क्या करेगा? उस अधिकारी को संभावित खतरों की शीघ्र पहचान करने में मदद करेगा, क्योंकि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और वह उसे पकड़ भी लेंगे। और अगर मेरा शक केवल शक है तो वो गलत साबित होकर बेचारा छूट जाएगा।
उसके बाद हम नेक्स्ट की तो जरूरत ही नहीं है। यह सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता है, तो सैन्य क्षमताएं इस प्रकार से मजबूत नहीं होती, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बेटा। आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को कहते हैं। थंडर ड्रैगन की भूमि बेटा किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं। अब देखिए यहां पर पैट में कई बार एग्जाम में प्रश्न आए, पैट में, यूपी पुलिस में बहुत बार आते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। कौन से? स्थल वाले। और जल वाले कितने बेटा? 2। ये जल सीमा वाले, कोस्टल एरिया वाले। यानी कुल पड़ोसी देश कितने हो गए भारत के? 9। तो भारत के ये पड़ोसी देश हैं, तो इनसे भारत की कितनी कितनी सीमा लगती है, ये देश कौन कौन से हैं, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक लिख लीजिए। बचपन में बीए, बचपन में बीए। तो बा से हो जाएगा बांग्लादेश, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से यानी मे से म्यांमार, म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये वह देश हैं जो स्थल सीमा से अपनी बाउंड्री लगाते हैं, स्थल सीमा से लगे देश। अब इसके साथ ही इनसे पूछ सकता है कि इनकी कितने कितने किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा होती है। तो बांग्लादेश के साथ कितनी होती है बेटा? 40-96 किलोमीटर। बांग्लादेश की बेटा कितनी होती है? 40-96 किलोमीटर। अगर हमसे बात करता है चीन, 34-88 किलोमीटर। चीन की कितनी लगती है? 34-88 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल की बात करता है, नेपाल से 17-51 किलोमीटर। नेपाल से कितनी लगती है बेटा? 17-51 किलोमीटर। म्यांमार की बात करता है, म्यांमार से कितनी लगती है? 16-43 किलोमीटर। भूटान से कितनी लगती है बेटा? 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसमें कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से लगते हैं, कितने भूटान से लगते हैं, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी फुल क्लास लीजिएगा, उसमें हम डिटेल से बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखिए, मैंने अभी पीछे एक प्रश्न पूछा था जिसमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक ऑप्शन थे। उसने क्वेश्चन पूछा था कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्स का प्रयोग करता है। तो देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी आता होता ना, तो भी एग्जामिनर ने आपको अपना आंसर दे रखा है। उनने खुद ऑप्शन दिए थे। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खुद कहा उसने। ट्विटर उसने खुद कहा, फेसबुक उसने खुद कहा। तो गूगल नहीं है। गूगल है क्या फिर? गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल क्या है? सर्च इंजन है। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संबंधित त्वरित यूट्रोफिकेशन है? ठीक है, सुपोषण की बात हो रही है यहां पर, यूट्रोफिकेशन। तो कभी भी यूट्रोफिकेशन से पॉल्यूशन की बात हो तो वो वाटर से होगा बेटा संबंधित। यूट्रोफिकेशन हमेशा वाटर से संबंधित होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जल प्रदूषण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो यहां पर एक टर्म दिया हुआ है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण।
तो विमुद्रीकरण को आम बोलचाल में नोटबंदी बोलते हैं। तो नोटबंदी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की है, नोटबंदी उससे पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है, किस बारे में, 1946 में। तो उस समय भारत के आरबीआई गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। इसका आंसर हो जाएगा सी। सीडी देशमुख भारत के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर जनरल हैं। अभी तक भारत में कोई भी पहला भारतीय आरबीआई गवर्नर जनरल नहीं बना था, सीडी देशमुख पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर जनरल थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संबंधित है या से संबंधित है? तो डीपीएसपी की बात हो रही है, डीपीएसपी। तो ये जो पॉलिसी है ये पार्ट 4 में आती है, पार्ट 4 में आती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें आते हैं, पार्ट 4 में। तो पार्ट 1 में क्या आता है, संघ और राज्य क्षेत्र। पार्ट 1 में क्या आता है, संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 में क्या आता है, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11। फिर उसके बाद पार्ट 3 पर आते हैं, इसमें आती है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। और पार्ट 4 की अगर बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अ लाइफ मिसस्पेंट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, इन्होंने गीतांजलि लिखी, इन्होंने गीतांजलि लिखी। महादेवी वर्मा की बात करते हैं, बहुत ही फेमस एक बुक है इनकी, यामा, यामा, नीरजा, है ना, इस तरह की बहुत सारी लिखी है। यामा लिख रहा हूं मैं यहां पर। जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवर ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इन्होंने लिखी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आकाश के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पेपर में प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। आकाश में नीले रंग का कारण क्या है, या आसमान नीला क्यों होता है? तो सभी लोग पढ़ते हैं प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन सोच के आप तुरंत पहुंचे, पहला ऑप्शन आपने पढ़ा, इसमें भी प्रकीर्णन दिखाई दिया। दूसरा ऑप्शन आपने पढ़ा, इसमें भी प्रकीर्णन दिखाई दिया। अब आपने देखा कि ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, लेकिन आप दो में फंस गए। तो देखिए, अगर बात करता है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, आंसर ये भी सही है, पर लेकिन वो डेप्थ में जा रहा है। भाई देखिए, प्रकाश तो श्वेत है ही, पर लेकिन जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो 5 मंडल हैं उसमें जलवाष्प भी शामिल है, नाइट्रोजन के साथ साथ जलवाष्प भी शामिल है, जिसकी प्रकार से क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकीर्णन क्या होता है, पूरे में फैलता है ना। तो यहां पर बात हो रही है वायु अणुओं द्वारा, वायु के जो अणु होंगे उनके द्वारा जो सूर्य का प्रकीर्णन होगा उसकी बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ए ऑप्शन में नहीं होता तब बी वाला सही है, पर लेकिन इन दोनों में से अगर चूज करने को कह रहा है तो आप ए को आंसर लगाएंगे। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में निधन हुए रमण सुब्बा राव किस खेल से जुड़े थे? ये उस समय की करंट अफेयर के हिसाब से। तो रमण सुब्बा राव जो है वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे, ये क्रिकेट के प्लेयर थे रमण सुब्बा राव। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की बात हो रही है, जो कि साउथ इंडिया है, उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो भारत की है उसका नाम क्या है, गोदावरी। ठीक है, इसको वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। कितनी लंबाई है भाई, ये कह रहा ना भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा भारत की सबसे लंबी, इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। फिर आपसे बात कर रहा है दक्षिण भारत की, तो आप बताओगे गोदावरी कितनी है, 1465 किलोमीटर। साथ में कृष्णा दिया है, कृष्णा कितने किलोमीटर लंबी है, 1400 किलोमीटर। महानदी कितनी लंबी है, महानदी है आपकी 900 किलोमीटर। महानदी कितनी है,
900 किलोमीटर। फिर आपसे पूछता है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है आपकी? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस इंडियन, ये गलत हो गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडियन रिसोर्स एजेंसी, ये भी गलत हो गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस इंडियन कमीशंस, ये भी गलत हो गया। तो पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 28 1985 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? देखिए, पहली बात तो इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये बहुत डेप्थ में जाके पूछ लिया। हमसे क्या पूछता है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, या युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, या क्यों मनाया जाता है। इसने ये बात करी है कि युवा दिवस भारत में सबसे पहले कब मनाया गया। क्वेश्चन का देखो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। 1985 में किसको या किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, मतलब यही है कि इनमें से कोई एक दिवस है जो 1985 से शुरू हुआ है। इसका आंसर होगा युवा दिवस। 12 जनवरी 12 जनवरी 1985 को पहला युवा दिवस बनाया गया था भारत का। 1985 को पहला युवा दिवस बनाया गया, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। तो यूथ डे कब मनाते हैं हम? 12 जनवरी को। ये बात हो रही है भारत की। इंटरनेशनल यूथ डे की बात करता है, ये तो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल यूथ डे की बात करता है ना। अब देखो यहां पे इंटरनेशनल में कंफ्यूज मत होना, ये भारत वाले को इंटरनेशनल लेवल पे कब मनाया था, ये वाली बात हो रही है। तो अगर बात करता है उस वाले युवा दिवस की, तो वो होगा 12 अगस्त। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, 12 अगस्त। तो युवा दिवस जो है दो हैं, एक है 12 अगस्त, एक है 12 जनवरी। भारत वाला कब है? 12 जनवरी। और विश्व वाला कब है? 12 अगस्त में। इंटरनेशनल लेवल पे कब बनाया गया भारत वाला? 1985 में बनाया गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शोध विधियों उत्तरदाओं से गहराई से पूछताछ और विश्लेषण की अनुमति देती है। देखिए, ये नैतिक का एक सिविक सेंस वाला क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है शोध विधियों उत्तरदाओं में गहराई से पूछताछ। अब मान लिया जाए कोई पुलिस अधिकारी है या पुलिस कांस्टेबल है कोई, वो किसी को पकड़ता है और उससे वार्तालाप करता है, पूछताछ विश्लेषण। ठीक है, डायरेक्ट थर्ड डिग्री पर नहीं, वरना हम देखते हैं दरोगा ने डायरेक्ट चाबी निकाल ली, थप्पड़ मार दिया, डायरेक्ट थर्ड डिग्री पर आ गए। पूछताछ की बात हो रही है, यहां पर विश्लेषण की बात हो रही है। तो पूछताछ की अगर बात करते हैं तो मिश्रित हो सकता है, नहीं, हर तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते, मिश्रित में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर बात कर रहा है क्वालिटी की, एक है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। मात्रात्मक भी नहीं हो सकता, मात्रात्मक गलत हो जाएगा। कैसे आप एक मात्रा को क्राइटेरिया बना सकते हो? ठीक है, उसके कपड़ों से नहीं वो कर सकते। एक्शन की प्रक्रिया तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकती, पहले वार्तालाप तो होगी ना। तो गुणात्मक, यानी कि गुण देखे जाएंगे, गुणात्मक आधार पर किसी पर शक किया जाएगा तभी उसको रोका जाएगा, उससे पूछताछ शुरू की जाएगी। तो गुणात्मक इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। BRI का फुल फॉर्म क्या है? तो BRI का फुल फॉर्म यहां पर क्या होगा? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 31 व्यापारिक पवने किस अक्षांश से किस अक्षांश की ओर चलती हैं? ट्रेड विंड। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले मैं एक डायग्राम आपको समझा देता हूं जिससे आप इस प्रकार के और भी प्रश्नों को अच्छे से कर पाए। देखिए, एयर प्रेशर बेल्ट जो टोटल होती है हमारे पास कितनी होती है? 7। टोटल एयर प्रेशर बेल्ट। वायु दाब पेटियां कितनी होती हैं? वायु दाब पेटियां 7 होती है हमारे पास। तो पहली वायु दाब पेटी की अगर मैं बात करता हूं, वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक होती है। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यहां से यहां तक पहली बेल्ट है। इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट।
इक्विटोरियल लो प्रेशर विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी। दूसरे नंबर पे होती है 30-35, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, और ये नीचे भी होगी 30-35 वाली। इसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। इसके बाद होता है 60-65, 60 डिग्री से 65 डिग्री, उपध्रुवीय उच्च वायु निम्न वायु दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और फिर होती है लास्ट हमारी पोलर बेल्ट 80 से 90। तो यहां पर व्यापारिक पवनों की बात हो रही है, तो विंड जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो कैसी हैं, वो फिक्स हैं, तो वो यहां से यहां की ओर चलेंगी, इस बीच में इधर। तो यहां पर कौन से हमें अक्षांश दिखाई दे रहे हैं, 10-10 डिग्री और 30-35। तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, 0 से 30 डिग्री की ओर, एक तो ये हो सकता है, 30 से 60 की ओर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 60 वाले पर हम पहुंचे ही नहीं। फिर हमसे कह रहा है 80 से 65, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास ए और सी कंफ्यूजन है। तो जो विंड चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो मैंने ये वाली विंड कौन सी बताई है, लो प्रेशर। ये वाली विंड कौन सी है, ये वाला इलाका कौन सा है, लो, और ये कैसा हाई, तो विंड इधर से आ रही होगी, यानी कि 30-35 से आ रही है 0 की तरफ, 30-35 से 0 की तरफ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे प्रश्न में बढ़ते हैं हम। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो पहली राष्ट्रीय कृषि नीति जो हुई थी वो जुलाई 2000 में हुई थी, जुलाई सन 2000 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को किस वर्ष नए निकाय से प्रतिस्थापित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो शुरू हुआ था 2006 से। ठीक है, कब नियुक्त किया गया था प्रतिस्थापित? 2006 में। अफ्रीका में दौड़कर पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अफ्रीका को दौड़कर पार करने वाला व्यक्ति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रस्कुक। इसे रस्कुक को हार्डेस्ट गीजर भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में रस्कुक ऑप्शन में नहीं आता है, हार्डेस्ट गीजर आता है, खासतौर एसएससी एग्जाम में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित सभी धान की किस देश की किस्मों को दस्तावेजीकरण किया है? तो इसका जो लफड़ा हुआ था वो पाकिस्तान से हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान, डी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत का कौन सा राज्य वारली चित्रकला के लिए, वारली या वर्ली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वर्ली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है बेटा? महाराष्ट्र। चिकनकारी, चिकनकारी के लिए कौन फेमस है? जो साड़ियों वगैरह पर चिकनकारी जो की जाती है वो कौन सा होगा? लखनऊ। चिकनकारी चित्रकला लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सह संयोजक बंध का उदाहरण है? तो सह संयोजक बंध की अगर बात करते हैं यहां पर, तो सह संयोजक बंध का जो उदाहरण होगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार की हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपके सिलेक्शन की उम्मीद जो है ठोस रूप से आप सिलेक्शन पा पाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।